नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की। भारत के पश्चिमोत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों में फैली हुई है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। आज ये अवशिष्ट अवस्था में है। भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है, क्यों आंदोलन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का हाल में ही इस पर निर्णय क्या आया है, ये पर्यावरण के लिए कितनी अनुकूल है और यदि इसका विनाश हो जाए तो ये हमारे भारत के लिए कितनी प्रतिकूल है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इनका जो चित्र देख रहे हैं, इनका चित्र मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्सों को इनको दे दिया है और ये खनन करवाएंगे। तो ये क्या मामला है, क्या वाकई में दे दिया है या एक भ्रांति है, क्या इस पर कोई ठोस सबूत है, इस सब की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, विस्तार से हम आपको समझाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अरावली की पर्वतमाला की अवस्थिति, सबसे पहले हम जान लें कि अरावली है कहाँ। तो अरावली कहाँ है? ये हमारा भारत है। भारत का जो भी नक्शा होता है या किसी का भी जो नक्शा होता है, ऊपरी हिस्सा उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूर्व और इधर वाला पश्चिम, बायां वाला पश्चिम। तो ये पश्चिम का हिस्सा है, ये उत्तर का हिस्सा है। आप जो देख रहे हैं चित्र, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, यानी पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर में गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। अगर हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात कर लें संक्षिप्त में तो समझ में आ जाएगा। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी लंबाई कुछ सोर्सों से मिलती है 800 किलोमीटर। एक्चुअल में 690 किलोमीटर है, लेकिन ये बहुत दूर तक अवशिष्ट का मतलब होता है कि पहले ये बहुत ऊंची थी, लेकिन इसका क्षरण हुआ, अपर्दन हुआ, धीरे धीरे आज ये अवशिष्ट है, यानी बची हुई अवस्था में है। तो लगभग 800, बाकी 690 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो अनियमित है, कहीं 10 किलोमीटर ही बची है, लेकिन कहीं 100 किलोमीटर तक है, यानी 10 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। राजस्थान में इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई इसकी है 600 मीटर। हालांकि कहीं कहीं 300 मीटर ही है और कहीं कहीं 900 मीटर भी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर ये पूरे अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर। सिरोही जिला, राजस्थान का सिरोही जिला इधर बिल्कुल गुजरात के बॉर्डर पे है। यहीं पे माउंट आबू है, यहीं पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना। यहीं पे ब्रह्म कुमारी का जो संस्थान है उनका है सेंटर, सिरोही जिला में ही। तो ये इनकी अवस्थिति है। 4 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पश्चिम में ये गुजरात है, आप देख रहे हैं। तो गुजरात में ये है, कुछ ही हिस्सा है गुजरात में। फिर राजस्थान में सबसे ज़्यादा हिस्सा है, लगभग 80% हिस्सा इसका राजस्थान में है। फिर आगे जाएंगे तो इधर हरियाणा साइड में भी इसका थोड़ा सा हिस्सा है और दिल्ली एनसीआर मतलब नॉन कैपिटल रीजन, एनसीआर। तो 4 राज्यों में मुख्य रूप से ये अरावली फैली हुई है। अरावली के पश्चिम में आप जाएंगे इधर तो ये पूरा पाकिस्तान का कुछ हिस्सा से लगता हुआ गुजरात ये, और इधर पंजाब में भी ये थार का मरुस्थल है। थार ये क्यों महत्वपूर्ण है और पश्चिम में है? और ये थार का मरुस्थल दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये भारत के इस हिस्से में नहीं बढ़ रहा है, यहीं पे बना हुआ है। उसका मुख्य कारण क्या है? अरावली। ठीक, तो अरावली के बारे में हमने ये जाना, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व, 300 करोड़ वर्ष पूर्व। आप जान लीजिए भारत इतनी विविधताओं वाला देश है कि भारत में आर्कियन क्रम की चट्टान, ये आर्कियन है। जब हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं ना, सबसे पुराना आर्कियन होता है। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं और सबसे नवीन भी हैं, है ना। जैसे नवीन हिमालय पर्वत, ये सबसे नया है। ये अभी भी इसका उत्थान जारी है, लेकिन इसका पतन जारी है। तो उत्थान वाले भी पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और पतन वाली भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो हमने एक मोटा मोटा अरावली के बारे में जान लिया, इसकी अवस्थिति और चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे कितनी महत्वपूर्ण है। अरावली का निर्माण हमने पढ़ा कि अरावली का निर्माण लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, अरावली। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, हम अगर अरावली पर्वत की बात करें तो ये क्यों लाभदायक है हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए क्यों लाभदायक है। हमने कई पॉइंट नोट किए हैं, उनमें पहला पॉइंट है मरुस्थलीकरण को रोकना। अगर अरावली पर्वत हमारे देश में ना हो
तो जो मरुस्थल जिसे हम लोग बोलते हैं थार का मरुस्थल, ये देखिए द डिज़र्ट, इसे ग्रेट इंडियन डिज़र्ट बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा डिज़र्ट है, यानी कि मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा है, लेकिन विश्व का 18वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आप अगर कहेंगे तो अंटार्कटिका है, जो कि शीत मरुस्थल है। अगर गर्म मरुस्थल की बात करेंगे तो सहारा, भारत का 18वां। ये जो है लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत के कितने राज्यों में फैला है? तो गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है और दिल्ली। 5 राज्यों में, दिल्ली में नहीं कह सकते, लेकिन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और इधर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ये जो थार का मरुस्थल है, जब इस पर से हवाएं चलती हैं तो जो आगे अरावली पर्वतमाला है वो इसे रोक लेती है और अरावली के पूर्व में इसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। यानी अगर ये अरावली पर्वत न हो तो ये जो थार का मरुस्थल है ये बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा कवर कर लेगा और दिल्ली का पूरा हिस्सा, हरियाणा का पूरा हिस्सा ये कवर कर लेगा। यानी ये थार का जो मरुस्थल है वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये जो थार का मरुस्थल है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये तो है ही। यहाँ अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला भी मरुस्थल है, यानी यहाँ लोग भी रहते हैं। बहुत गर्म मरुस्थल है ये, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, पानी बहुत कम बरसता है, धूल उड़ती है। तो ये जो मरुस्थल है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अरावली का। तो ये अरावली का हमारा एक लाभ है। ये देख लीजिए, विदेशी लोग भी और हमारे यहाँ के भी लोग रिसर्च करने जाते हैं, इन जगहों पे घूमने जाते हैं, फिल्में भी बहुत बनी हैं, आपने देखा होगा। दूसरी बात, मानसून और जलवायु का प्रभाव को कह सकते हैं हम। जैसे कि दिल्ली की बात करेंगे, एनसीआर की बात करेंगे, तो जलवायु का क्या प्रभाव है? जब पश्चिम और दक्षिण की हवाएं मानसून काल के समय में, यानी वर्षा काल के समय में जब केरल से टकराती हैं तो ये 2 भागों में बट जाती हैं ना। एक चली जाती हैं कर्नाटक, कन्नड़ का तट पकड़े हुए गुजरात सीधा, फिर अरावली पर्वतमाला से आगे बढ़ के पंजाब चले जाती हैं, और एक तमिलनाडु साइड से जाती हैं, है ना। तो जब ये अरावली पर्वत से जाती हैं तो अरावली पर्वत चूँकि उत्तर से दक्षिण है, ऐसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तिरछी है, तो ये जो हवाएं हैं वो ऐसे ही समानांतर निकल जाती हैं, टकराती नहीं, तो यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। यानी वर्षा न होने का भी एक कारण है अरावली पर्वत, ये है। और ये जो मानसून इधर से टकरा करके इधर नहीं आता, तो इसका भी कारण क्या है? अरावली। तो अरावली में जो वर्षा होती है उसके कारण अरावली में काफ़ी हरियाली भी है, वन्य जीव भी हैं, तो ये मानसून का एक कंट्रोलर भी है एक तरह से। जो थार का मरुस्थल है वहाँ मरुस्थलीकरण को भी बढ़ावा देता है और उस मरुस्थलीकरण को आगे आने से रोकता भी है, ये भी इसकी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा भूजल रिचार्ज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी जो चट्टानें हैं वो बहुत पुरानी हैं। जब उन पे पानी बरसता है, गिरता है, तो वो चट्टानें पानी को रोकती हैं और धीरे धीरे उसको नीचे भेजती हैं, यानी भूजल रिचार्ज होता है। अगर ये चट्टानें नहीं रहेंगी तो पूरा पानी बह जाएगा, भूजल के अंदर नहीं जाएगा। तो इससे लाभ क्या होता है? राजस्थान में भी अगर भूजल से पानी निकाला जाता है तो इनसे गया हुआ, रिसा हुआ पानी आता है। दिल्ली में, हरियाणा में, यानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसका जो हिस्सा है जहाँ बरसात कम होती है वहाँ भी पानी अगर मेंटेन है, बना हुआ है, तो उसका रीज़न क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला की चट्टानें हैं जो भूजल रिचार्ज करती हैं, मतलब पानी को सोख करके ज़मीन में भेजती हैं। प्रदूषण का नियंत्रण करता है, और ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण का नियंत्रण करने वाला है दिल्ली का। फिर भी दिल्ली दुनिया के प्रदूषण शहरों में गिनी जाती है। अगर अरावली नहीं रहेगी तो दिल्ली नष्ट ही हो जाएगी, इतनी वहाँ की जलवायु गर्म हो जाएगी, इतना प्रदूषण हो जाएगा। जो एनसीआर प्लानिंग ला है एक नियम उसके तहत भी इसके संरक्षण की बात की गई थी। तो प्रदूषण का नियंत्रण करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। जो थार के मरुस्थल से गर्म हवाएं आती है उसको ये रोक लेती है, और जो यहाँ की हरियाली है उसके बाद हवाएं छन करके आगे बढ़ती हैं तो शुद्ध हो जाती हैं, है ना। तो दिल्ली की ये बहुत बड़ी एक क्या है? संरक्षक है, प्रदूषण की नियंत्रक है। इसके अलावा अरावली से नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा लूनी। ये देखिए, ये लूनी नदी है, लूनी नदी निकलती है, ये अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा एक दूसरी नदी है साबरमती, बहुत प्रसिद्ध नदी है, ऐतिहासिक। साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, गांधी जी से जुड़ी हुई नदी है ना, गुजरात में बहती है साबरमती। इसके अलावा साहिब एक नदी है, साहिब नदी। ऐसे ही एक आध नदियाँ और हैं, प्रसिद्ध नदियाँ हैं, बाकी
कई नदियां हैं। तो लूनी, साबरमती, साहिब ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, ध्यान रखिएगा। साबरमती नदी गुजरात तक जाती है, साहिब नदी, लूनी नदी कच्छ केरल से होकर के फिर अरब सागर में गिर जाती है। इस तरह से नदियां भी निकलती हैं, यानी अरावली बहुत महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत श्रृंखला में बहुत बड़ा क्षेत्र है, जनजातियां भी रहती हैं, जैसे कि भील, ये जनजाति अरावली क्षेत्र में रहती है। तो जनजातियों का भी एक संरक्षण स्थल है ये। अगर ये नहीं रहेगी तो जनजातियां कहाँ रहेंगी, उनका संकट, उनका आवास खत्म हो जाएगा। तो जनजातियों के लिए भी अरावली पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अरावली की जैव विविधता, ध्यान रखिएगा, अरावली में पशु पक्षी विविध प्रकार के हैं, तेंदुए हैं, नीलगाय हैं, हिरण हैं, भेड़िया हैं, जंगली सुअर हैं, मोर हैं, गिद्ध हैं। तो इस तरह के वन्य जीव जो हैं वो अरावली में हैं। तो अरावली का संकट मतलब इन जीवों का भी संकट है। तो अरावली इतने लोगों का संरक्षण दाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा मूल प्रश्न है कि अरावली पर विवाद क्यों हो रहा है, क्यों आंदोलन हो रहा है, ये हमें जानना है। अभी हमने जाना अरावली भारत में कहाँ है, इसका महत्व क्या है, कब इसका निर्माण हुआ, ये आंदोलन क्यों हो रहा है। तो देखिए, हमारे यहाँ कुछ नियम थे, कानून थे, जैसे कि वन संरक्षण नियम था 80 का, फिर पर्यावरण संरक्षण नियम था 1986 का, दिल्ली NCR लॉ का एक नियम है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में और 2018 में अरावली को लेकर के भी नियम बनाया है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखेंगे तो मूल बात ये थी कि यहाँ पर इसके संरक्षण के लिए खनन पर रोक थी। अगर कुछ खनन करना भी है तो केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही खनन करना है, कोई निर्माण करना है, बाकी के लिए रोका गया था, है ना। तो अरावली का संरक्षण हमारे भारतीय कानून के तहत भी था, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय से था, और दिल्ली NCR के लॉ से भी था, क्योंकि इसे ग्रीन बफर कहा जाता है दिल्ली NCR के नियम के तहत। तो इसका संरक्षण था, इसे प्रकृति माता के तौर पे देखा जाता था, इसे बचाने की बात की जाती थी। लेकिन मामला क्या था कि जब कभी खनन होता था या बिल्डर कुछ बनाने के लिए आते थे, मतलब अरावली क्षेत्र के आसपास, तो किसानों से उनकी झपट होती थी, यानी बिल्डर और किसानों के बीच मुकदमे चलते थे, मामला न्यायालय जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि स्पष्ट नियम नहीं बताया गया था, ये नहीं बताया गया था कि ये जो अरावली का क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसका निर्धारण इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि अवशिष्ट है। आप जान लीजिए कि जो अरावली की अंतिम सीमा है, मतलब उत्तर वाली सीमा, तो दिल्ली तक जाती है, पालनपुर तक, दिल्ली के पालनपुर तक जाती है। पूरा संसद भवन इसी पर बना हुआ है, अरावली के ही अवशेष पर बना हुआ है, लेकिन हमको दिखेगा नहीं क्योंकि वो एकदम अवशिष्ट अवस्था में है ना, मतलब ज़मीन से लग चुकी है। तो कहीं कहीं तो चोटियाँ ऊंची हैं, जैसे गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है, वो दिख रही है, काफ़ी ऊंची चोटी है। ऐसे ही बहुत सारी चोटियाँ हैं, जयपुर भी ऊंचाई पर बना हुआ है, लेकिन अवशिष्ट है, यानी कहीं एकदम पूरा ज़मीन से मिल गया है। तो पता ही नहीं है कि अरावली का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो जब कभी खुदाई होने लगती है या कोई निर्माण होने लगता है तो तुरंत मामला आता है कि ये अरावली का क्षेत्र है, और खनन करने वाला या निर्माण करने वाला बिल्डर या उद्योगपति जो भी है वो ये कहता है कि यहाँ अरावली नहीं है। तो ये मामला न्यायालय जाता है। तो स्पष्ट कानून नहीं था उसका। अच्छा, ऊंचाई का भी निर्धारण नहीं था कि कितनी ऊंचाई तक को ही हम अरावली मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। तो अभी हाल में ही इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। निर्णय क्या दिया कि अब हम अरावली उसी को मानेंगे जिसकी ऊंचाई, यानी जिस पहाड़ की, जिस चोटी की ऊंचाई 100 मीटर होगी। 100 मीटर, 100 मीटर। अभी हम बात कर रहे थे कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 600 मीटर है। इसका मतलब कहीं कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं काफ़ी ऊंची है। तो जो चोटी, जो पहाड़, जो पहाड़ियाँ 100 मीटर यानी लगभग 330 फुट, 328-30 फुट से जो नीची हैं वो अरावली नहीं मानी जाएंगी, और जो इससे ऊंची हैं वो अरावली मानी जाएंगी। तो अब केवल इतना ही निर्णय है, लेकिन इससे समस्या क्या हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम ऊंची हैं वो अरावली का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, जो अरावली को संरक्षण मिल रहा था। तो उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब उसको नष्ट कर देंगे, विकास के नाम पे वहाँ भी खुदाई हो जाएगी, खनन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो अरावली का क्षेत्र है वो तो अवशिष्ट है, हाल में है ही, पूरी अरावली ही खत्म हो जाएगी। ये पर्यावरणविदों की चिंता है, ये वहाँ के जनजातियों की, लोकल लोगों की, किसानों की चिंता है, क्योंकि उसी पर उनका जीवन आश्रित है, पर्यावरण आश्रित है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का।
तो इस पर इसलिए विवाद हो रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अडानी को सौंप दिया गया है, खनन किया जाएगा, वहाँ पे निर्माण किया जाएगा। तो इसका कोई पक्का सोर्स नहीं मुझे मिला है अभी तक। हो सकता है ये सही हो, लेकिन सोर्स नहीं है, इसलिए मैं इसको स्पष्ट नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही आपत्तिजनक है। क्यों आपत्तिजनक है मैं आगे आपको बताता हूँ, थोड़ा और समय आपका लूँगा। यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए ध्यान से, थोड़ा सा, इससे आपको ज़्यादा जानकारी हो जाएगी इस टॉपिक पर। मनुष्य और प्रकृति का संबंध। आप जान लीजिए कि जब यहाँ पर पृथ्वी पर लगभग सबसे आखिर में मनुष्य की उत्पत्ति हुई, सबसे आखिर में होमोसेपियंस का जन्म लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ आज से। विकास शुरू हुआ लगभग जब से खेती शुरू हुई 8 से 10 हज़ार साल पहले। तो शुरुआत में जब मनुष्य में चेतना आई थोड़ी बहुत, तो वो सबसे पहले क्या था, वो शिकारी ही था, शिकार करता था, जीव जंतुओं का शिकार करता था, कंदमूल खाता था, अपना पेट भरता था। तो यहाँ पर जो मनुष्य था, प्राचीन मनुष्य था, वो क्या था, प्रकृति का पुत्र था। प्रकृति का क्या था, पुत्र। प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति के बाहर कुछ भी नहीं सोचता था। जो उसको प्रकृति से मिलता था, हवा, पानी, कंदमूल, शिकार, वो खाता था। और इससे पर्यावरण में कोई असंतुलन नहीं था, पर्यावरण बना हुआ था। लेकिन विकास की क्रम में आगे जब मनुष्य कृषक हो जाता है, कृषक यानी किसान हो जाता है, खेती करने लगता है, आज से 8-9 हज़ार साल पहले, तब क्या होता है, वो सहयोगी हो जाता है। बेटा बेटी से क्या हो जाता है, सहयोगी, वो उत्पादन करने लगता है। हालांकि अभी भी दिक्कत नहीं है, प्रकृति का सहयोगी भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रकृति का संतुलन नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम उसको नष्ट नहीं कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। लेकिन यही खेती करते 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 जब अधिशेष उत्पादन होने लगा तो और विकास की उत्पत्ति हुई। विकास की परिभाषा भी बहुत गड़बड़ है, किसे कहते हैं आगे हम बात करेंगे। तो जब औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति, अब इस औद्योगिक क्रांति को कई भागों में बांट सकते हैं, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। औद्योगिक क्रांति का मतलब हुआ कि अब पुत्र नहीं रहा मनुष्य, सहयोगी नहीं रहा, मनुष्य बन गया विनाशक, प्रकृति का विनाशक बन गया। वो प्रकृति का दोहन करने लगा, क्योंकि उसको कंपनियां लगानी है तो भूजल पानी निकालेगा, कोयला निकालेगा, खुदाई करेगा, पेट्रोल निकालेगा, डीजल निकालेगा, पेड़ों को काटेगा, पहाड़ों को नष्ट करेगा, नदियों को बर्बाद बनाएगा। तो प्रकृति के साथ वो क्या करने लगा, खिलवाड़ करने लगा अपने विकास के नाम पे, है ना। तो औद्योगिक क्रांति में मनुष्य क्या हो गया, विनाशक हो गया। अब यहाँ पे पुत्र है, सहयोगी है, और ये विनाशक हो गया। तो इससे क्या हो गया, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। और प्रकृति बीच बीच में उसको हिंट भी देने लगी कि ज़्यादा संतुलन मत बिगाड़ो। इसी को आप लोग जब विज्ञान में, भूगोल में पढ़ेंगे तो इसी को बोला जाता है रुको और जाओ का सिद्धांत। मैंने प्रकृति एक ट्रैफिक पर खड़ी है, वो कहती है रुक जाओ अब, फिर कहती है जाओ। हरी बत्ती और लाल बत्ती का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति अब सिग्नल दे रही है कि अब रुक जाओ, रुक नहीं जाओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, क्योंकि उधर से भी गाड़ी आ रही, ट्रैफिक पे हो, रुको, समझदारी से फिर आगे बढ़ो। इसीलिए आप देखिएगा कभी कभी ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं ना, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, पहाड़ खिसक जा रहे हैं, है ना, भूस्खलन हो रहा है, बहुत तेज़ी से बारिश हो जा रही है, पूरा गांव का गांव ही बह जा रहा है। ये क्या है, सिग्नल है विनाश का। यानी ऐसे ही तुम अंधाधुंध प्रकृति का शोषण करते रहोगे तो तुम एक दिन नष्ट हो जाओगे। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट गांधी जी ने समझाया था इस पर। गांधी जी ने कहा कि प्रकृति में इतना कुछ है कि हर मनुष्य की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, लेकिन प्रकृति इतनी गरीब है कि एक भी मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। यानी इच्छा एक भी मनुष्य की पूरी प्रकृति नहीं कर पाएगी, यानी एक व्यक्ति की इच्छा से पूरी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। और सबसे खास बात, मनुष्य के लिए धरती जरूरी है, धरती के लिए मनुष्य जरूरी नहीं है। मतलब अगर मनुष्य नहीं भी रहेगा तो धरती और खुशहाल हो जाएगी, धरती और हरी भरी हो जाएगी और चैन की सांस लेगी। लेकिन अगर धरती नहीं रहेगी तो मनुष्य का अस्तित्व कैसे रहेगा ना। तो मनुष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण धरती है, इसको ध्यान में रखना है। इसी को कहते हैं सतत विकास। हम अपना विकास तो करें ही, हम सड़क बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, घर बनाएं, जहाज बनाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो उसके बनाने में प्रोसेस है उससे प्रकृति का संतुलन न बिगड़े। यानी हम इतना न यूज कर लें कि आने वाले समय के लिए बचे ही ना, हम अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर ही न जाएं। आज 1 करोड़ लगभग हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं 1 वर्ष के भीतर। 60%
वन्य जीव नष्ट हो गए हैं। किस लिए? मनुष्य के विकास के लिए। मनुष्य का विकास क्या है? मनुष्य का विकास आप थोड़ा सा दर्शन में आइए, सोचिए। मनुष्य बिल्डिंग बना लेगा, सड़क बना लेगा, जहाज से चलेगा, गाड़ी से चलेगा, बंगला होगा, एसी, सब कुछ उसके पास होगा, लेकिन मर रहा है वो भी उसी समय पे जब एक आम आदमी गरीब मर रहा है। आप कल्पना करिए, दिल्ली में रहने वाला कोई भी अरबपति व्यक्ति सांस कैसे लेता है? उसी हवा की सांस लेता है जिस हवा की रिक्शा चलाने वाला ले रहा है। यानी तुम अमीर होकर के भी, तुम अपनी बिल्डिंग बना करके भी, अपने घर में व्यवस्था करके भी जब तुम बाहर निकल रहे हो तो तुम सांस कौन सी हवा का ले रहे हो? जो हवा तुमने बना ली है। तुम वही भोजन कर रहे हो, तुम वही पानी पी रहे हो, तुम उसी ध्वनि प्रदूषण में भी जी रहे हो, तुम उसी टेम्परेचर में जी रहे हो जिस टेम्परेचर में आम लोग जी रहा है ना? तो तुम भी वैसे ही नष्ट हो जाओगे जैसे एक गरीब आदमी नष्ट होगा। हो सकता है कि तुम्हें नष्ट होने में थोड़ा उससे ज़्यादा समय लगे, लेकिन नष्ट तुम भी हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि विकास के क्रम में हम प्रकृति का संतुलन इतना न बिगाड़ दें कि प्रकृति हमें ही फिर नष्ट कर दे अपना संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि प्रकृति को अपना संतुलन तो बनाना ही है। जो पर्यावरण पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, विज्ञान, वो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि प्रकृति में पहाड़ कैसे बनते हैं। लावा जब बाहर निकलता है ना, मैग्मा पिघलता है, तो उसका स्थान लेने के लिए धरती की ही चीज़ें फिर वहीं पे जाती हैं, फिर वो निकलता है, फिर निर्माण होता है, फिर सब कुछ ऐसे चल रहा है। अरावली का एक जगह अवशिष्ट के रूप में है, मतलब अरावली खत्म हो रही है तो हिमालय का उत्थान हो रहा है। ये चलता रहेगा। तो मनुष्य इस क्रम को बिगाड़ेगा तो मनुष्य ही नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मूल बात यह है कि अरावली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह का कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए जिससे अरावली को संकट पैदा हो, और अगर अरावली को संकट पैदा हो रहा है तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाएं, क्योंकि हम इसे बचाएंगे तभी हम बचेंगे। क्योंकि पेड़ पौधों से ही मनुष्य है, पेड़ पौधे नहीं, पर्यावरण नहीं, मनुष्य भी नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में जरूर शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।